ओके सो अभी तक के हमने देखा निमोनिक्स, अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा डिटेल में। तो फंडामेंटल राइट्स डिटेल में देखने से पहले हम लोग जानते हैं किस तरीके के राइट्स हमारे पास होते हैं। सो लीगल राइट्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दूसरा होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा होता है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नाउ लीगल राइट दो टाइप के थे, कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं? वो राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं। और जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होते हैं उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बोलते हैं। तो जैसे अदर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स तो हमने देखेंगे अभी डिटेल में, लेकिन अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देखते हैं हम लोग कि क्या क्या होता है। तो पहला अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है? आर्टिकल नंबर 265। ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर में नहीं आता, बट ये राइट्स हमको दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 265 ये बोलता है राइट ऑफ नॉट टू बी टैक्सड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर लॉ आपको अथॉरिटी नहीं दिया है किसी भी चीज़ में, अगर लॉ स्टेट को अथॉरिटी नहीं दिया गया है किसी भी चीज़ में, तो आपसे उस चीज़ में टैक्स नहीं लिया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पानी पी रहे हो तो स्टेट आपसे पानी पीने में टैक्स नहीं ले सकती, ठीक है। तो दिस इज़ आर्टिकल नंबर 265, ठीक। दूसरा, ये अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में आता है। दूसरा, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 300A। आर्टिकल नंबर 300A बताता है राइट टू प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। तीसरा आता है आर्टिकल 301। आर्टिकल 301 बोलता है राइट टू फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब आपके पास ये राइट है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में ट्रेड या कॉमर्स कर सकते हो। चौथा आता है राइट टू यूनिवर्सल सफराज, आर्टिकल नंबर 325। ये हम लोग देखेंगे, दिस इज़ रिलेटेड टू इलेक्शंस एंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद आता है राइट टू एडल्ट सफराज, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 326, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट एनरोल्ड एज वोटर्स। So these are the other constitutional rights: Article 265, 300A, 301, 325 and 326. Now what are the extra constitutional rights? जैसे कि मैंने क्या बोला था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या बोला था? जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो एनी एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग, एनी एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कंज्यूमर राइट्स, पहला। दूसरा, राइट टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। लेबर राइट्स, एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, लेबर राइट्स। राइट टू फ्री लीगल एड, ये नोट्स जो है ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर ये जैसे ही हमारा सेशन ख़त्म होता है तो फिर मैं इसका PDF नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो पहला राइट क्या था? कंज्यूमर राइट। दूसरा राइट हो गया राइट टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। लेबर राइट्स जैसे कि राइट टू स्ट्राइक, ये भी हमारा एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आता है। फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है, मतलब जो पुअर है, गरीब लोग हैं, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। जैसे कि लोक अदालत और ये सारी चीज़ों में हम लोग को प्रोविजंस दिए गए हैं कि गरीब लोगों के लिए लोक अदालत लगता है। तो जैसे दिल्ली में किसी का चालान आ जाता है, मेरे ही चालान आ गया था 11,000 का, तो उसको सेटल कर सकते हैं हम लोग जाके लोक अदालत में। ओके, राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मतलब मेरी अगर प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, मैं किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करने का राइट है मेरे पास। राइट टू इनहेरिटेंस, ठीक है। ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है इसके भी कुछ कुछ हमारे पास वी कैन से, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल ST लैंड है, वो जनरल के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो देयर आर सब क्लॉसेस, ठीक है, जो कि सो दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स जो हम लोगों ने देखा था पहले फंडामेंटल राइट्स के नेचर में, ठीक है। दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट, they are subject to some conditions. Right to inheritance, right to inheritance, right to adopt a child, right to adopt a child, this is also a right. Right to vote, vote is also an extra constitutional right, ठीक। This right to vote is not a right mentioned in the constitution, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर में आया गया था। एंड राइट टू वोट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये UPSC में भी आ चुका है एक बार क्वेश्चन, आई गेस। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन जो है ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये, ठीक। राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जैसे कि RTI और ये सारी चीज़ें हैं ना, ऑल दीज आर
considered as extra constitutional rights. So these are the legal rights. लीगल राइट्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दूसरा होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम लोग देखे हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 32 के बीच में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, दीज आर फंडामेंटल राइट्स। एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है, दीज आर द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, that is article number 265, article number 300A, article number 301, article number 325, article number 326। ठीक है, यूनिवर्सल सफराज, एडल्ट सफराज, राइट टू प्रॉपर्टी, ऑल दिस थिंग्स आर द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, दूसरा हमारा वर्टिकल क्या था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जिसमें हमने देखा कंज्यूमर राइट्स और ये सारे बहुत सारी चीज़ें जो हमने आपको समझाया। अब देखते हैं हम लोग कि क्या होता है फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट किया जाता है। तो हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 के तहत इंसान जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है डायरेक्टली। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है, आपको आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, पहले आपको लोअर कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे अपलोड होते होते है ना मामला जो है वो ऊपर जाता है। तो हम लोग ये देखे, और तीसरा क्या देखा हमने, नेचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला होता है जस्टिसिएबल राइट्स, जो कि लीगली इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जस्टिसिएबल का मतलब होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जो वो राइट्स होते हैं उनको लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है। दे आर इंडिविजुअल्स राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल का राइट होता है। इंडिविजुअल मतलब मेरा खुद का राइट है, ऐसा नहीं है कि मैं ग्रुप में रहूँगा तो ही मैं वो राइट को एंजॉय कर सकता हूँ। आई कैन एन्जॉय फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअली। They are enforceable against state and not against individual except right against untouchability। मतलब जो भी फंडामेंटल राइट्स है हम लोग को वो स्टेट के एक्शंस से प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, मतलब राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, जो कि इन्फोर्सिएबल है इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में। यूपीएससी में अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स are enforceable against state only, so this is a wrong statement. Some fundamental rights are enforced against state, some fundamental rights are enforced against individual also। इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कौन सा राइट एनफोर्स किया जा सकता है, अनटचेबिलिटी का, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। तीसरा होता है फंडामेंटल राइट्स का नेचर हमने देखा वहाँ पे, दैट इट इम्पोजेस ड्यूटी ऑन अ स्टेट। ठीक है, ड्यूटी ऑन अ स्टेट करता है, हैंस एक्ट एज लिमिटेशंस अगेंस्ट द पावर ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ स्टेट के अगेंस्ट में। दूसरा, ये तीसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या देखा, स्टेट और इंडिविजुअल के अगेंस्ट में। पहला वाला क्या था हमारा, जस्टिसिएबल राइट्स है। जस्टिसिएबल राइट्स, इंडिविजुअल, जस्टिसिएबल, इंडिविजुअल। तीसरा आ गया अपना अगेंस्ट स्टेट। चौथा आ गया अपना दैट इम्पोजेस ड्यूटी ऑन अ स्टेट। ठीक है, मतलब कि पावर, स्टेट के पावर को रेस्ट्रिक्ट करने का काम करता है फंडामेंटल राइट। दे एम टू प्रिवेंट द स्टेट टू बिकम ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या होता है, मनमाना कोई भी काम नहीं कर सकती सरकार, जैसे कि कुछ भी, मतलब जैसे मैं बोला ना, पानी पीने में आपको टैक्स नहीं लिया जा सकता, कुछ भी नहीं होता। तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स विच प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल। चौथा होता है, चौथा नहीं, 1 2 3 4 5, पांचवा राइट हो, पांचवा नेचर अपन समझ सकते हैं कि नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट। दे आर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टेट एंड मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दे आर नेगेटिवली वर्डेड। हमेशा जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो नेगेटिव ऑब्लिगेशंस है, मतलब स्टेट को ये करना ही पड़ेगा या स्टेट गलत नहीं कर सकती, नेगेटिव ऑब्लिगेशंस। ठीक है, कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स है जैसे कि राइट टू एजुकेशन, उसमें स्टेट के अंडर में ऑब्लिगेशन है कि भाई अगर कोई बच्चा है तो उसको आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। दूसरा होता है कि दे आर इन नेचर ऑफ सीकिंग टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम परफॉर्मिंग सर्टेन एक्ट्स विच में वायलेट फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। जैसे कि कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस अगर लगाए गए हैं, जैसे कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स एक पलरे में रखा हुआ है, दूसरे पलरे में सोवरेनिटी ऑफ इंडिया खतरे में है, तो फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाएगा। हर कैसा भी फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें, उसके आगे कोई भी सिटीज़न जो है वो फंडामेंटल राइट्स को एब्सोल्यूटली यूज़ नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स को कोई भी सिटीज़न एब्सोल्यूटली यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। रेस्ट्रिक्शंस स्टेट लगा सकता है किसी भी इंसान के अंडर में, और वो रेस्ट्रिक्शंस का जो
कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं जो फंडामेंटल राइट लगा, रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा ऑन ग्राउंड ऑफ सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट अगर स्टेट की संप्रभुता को टच कर रहा है या फिर ख़राब कर रहा है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखा जाएगा। दूसरा आता है इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे बात आती है तो वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज इंडिविजुअल नहीं कर सकता। तीसरा आता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विथ अ फॉरेन स्टेट, ठीक। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा टाइप का बना के दे सकते हैं, केस स्टडी जैसा दे सकते हैं प्रीलिम्स में, कि अगर एक इंसान है वो कुछ ऐसा बोल दिया जिससे हमारा और चाइना के साथ, या फ्रेंडली कंट्री है, जैसे कि हमारा फ्रेंडली कंट्री कौन हो गया, एक आध कोई फ्रेंडली कंट्री का नाम बताओ, जैसे कि रशिया हो गया हमारा फ्रेंडली कंट्री फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऑल्दो इन इंटरनेशनल रिलेशन वी से दैट देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज़, बट ठीक है, अगर हमारे इंटरेस्ट और उनके इंटरेस्ट को म्यूचुअली जो है विन विन सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, देन एट दैट टाइम वी कंसिडर दैट नेशन एज अ फ्रेंडली नेशन। और अगर किसी इंसान के स्पीच या किसी भी इंसान के कुछ एक्शन के वजह से हमारा रिलेशन जो है उस कंट्री के साथ ख़राब हो रहा है, देन स्टेट कैन curb their words, state can put restrictions on the freedom of speech of that person, ठीक है। तो ये वाला, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक इंसान है अगर उसने ऐसा करने लग गया वो, ठीक है, तो ये स्टेट उसके कौन कौन से राइट्स को कर्ब कर सकती है, ठीक है। अब वो लिस्ट दे देगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या आर्टिकल दे देगा, आर्टिकल नंबर 19, 20। अब इसमें से फिर सेलेक्ट करो, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो ये टफेस्ट क्वेश्चन बन गया छोटा सा, ठीक है। सो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। So, for the maintenance of friendly relation with a foreign state, maintenance of public order, morality and decency, public order, morality और decency को भी protect करने के लिए ये friendly nation, उसके बाद public order, morality और उसके बाद decency। ऐसा नहीं कि भाई कपड़ा उतार के दौड़ने लग गए बाहर, है ना, ऐसा नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कपड़ा उतार के बाहर पूरे, है ना, न्यूड हो के आप बाहर दौड़ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यू हैव टू मेंटेन द डिसेंसी, मोरालिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ एडवांसमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब कुछ एक ऐसा जगह है जैसे कि रिजर्वेशन के प्रोविजंस दिया गया है स्टेट के द्वारा, है ना, तो रिजर्वेशन के अगर प्रोविजंस दिया गया है तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो एक तरीके से चैलेंज हो रहा है वहाँ पे, है ना। लेकिन राइट टू इक्वालिटी अगर चैलेंज हो रहा है तो एक इंसान इस चीज़ को कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता स्टेट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। और अगर वो कॉन्टेस्ट करता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट हैव अ परफेक्ट रीज़न so that for the protection of the state's action. What is the reason? That they are doing in the interest of advancement of welfare of the backward classes of citizens and weaker section of the society, ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, वहाँ पे भी ये भी एक ग्राउंड हो सकता है फंडामेंटल राइट्स को कर्ब या रिस्ट्रिक्ट करने का। या फिर इन द केसेस ऑफ डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या इंसाइटमेंट टू ऑफ वायलेंस। मतलब कि अगर मैं स्पीच दे रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया गया मेरे को, और मैं वायलेंस इंसाइट कर रहा हूँ लोगों में, भड़का रहा हूँ लोगों को कि तुम लोग झगड़ा, मतलब बंदूकें उठाओ और ये सारी चीज़ें करो, तो नो, आई कांट डू दिस थिंग, ओके। सो दिस इज़, इफ़ आई विल कॉन्टेस्ट अगेन इन द कोर्ट दैट माई फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ वायलेटेड, देन वो चीज़ें जो है वो उसको मेरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको नहीं बचाएगा मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को। सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स एंड सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस विच इज़ गिवन। द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स।